बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मतलब ये युग बाबू कि उस वक्त आप छोटे थे, इसलिए शायद आपको याद नहीं, जब यक्षिणी ने विराट बाबू को अपना शिकार बनाया था। बल्लू काका ने इतना ही कहा था कि तभी युग बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यक्षिणी ने विराट भैया को अपना शिकार बनाया था? पर मुझे तो बताया गया था कि उनकी मौत दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई थी। जब वो किश्नोई नदी पार कर रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वहीं पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वो तो युग बाबू आप उस वक्त छोटे थे ना, इसलिए यक्षिणी की सच्चाई आपको बताई नहीं गई थी, वरना आपके दिल में उसका खौफ बैठ जाता। वो यक्षिणी बहुत ही खतरनाक थी। किसी किसी मर्दों के शव मिलते थे और किसी के तो मिलते ही नहीं थे। हम किस्मत वाले थे कि विराट बाबू का शव हमें नदी के पास ही मिल गया था। युग बल्लू काका की बात का कुछ जवाब नहीं देता। वो गौर से नदी पार करते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था। विराट बाबू की मौत की खबर जब वंदना बहुरानी को लगी तो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। कैसे ना उजड़ती, आखिर एक पत्नी की दुनिया उसके पति से ही तो होती है। विराट बाबू के जाने के बाद वंदना बहुरानी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। ना किसी से बात करती थी, ना अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मुझे तो सालों हो गए पर मैंने बहुरानी को नहीं देखा। खाना पीना भी बड़ी मालकिन उन्हें कमरे में दे आती हैं। मालकिन ने बहुरानी को कितना समझाया कि भूल जाए विराट बाबू को, पर वो कहाँ किसी की सुनती हैं। मुझे तो लगता है कि उनके प्राण भी तभी चले गए थे जब विराट बाबू के गए थे। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। बल्लू काका की सारी बात सुनने के बाद युग की आंखों में नमी आ गई थी। आती भी कैसे नहीं, आखिर बचपन में माँ से ज्यादा प्यार उसे कोई करता था तो वो उसकी वंदना भाभी ही तो थी। युग और बल्लू काका नदी पार कर रहे थे, तभी बल्लू काका चलते चलते रुक जाते हैं। बल्लू काका को यूं अचानक रुकते हुए देख युग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये बल्लू काका नदी के एकदम बीचों बीच आकर क्यों रुक गए। युग उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो देखता है कि बल्लू काका अपनी धोती में बंधी गठान खोलते हैं और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालते हैं जिसके अंदर कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए थे। उन चिल्लर पैसों में से बल्लू काका 1 रुपए का सिक्का निकालकर हाथ जोड़ते हुए उस सिक्के को नदी के अंदर फेंक देते हैं। ये सब देखकर युग की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो हैरानी के साथ पूछता है, अरे ये क्या बल्लू काका, आपने ये सिक्का नदी में क्यों फेंक दिया? बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, फेंका नहीं बेटा, दान किया है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा आपने? दान किया है मतलब ये बेटा, नदी में सिक्का डालना हमारे हिंदू धर्म में दान का दूसरा रूप बताया गया है। तुम्हें तो पता ही होगा, हमारे शास्त्रों में नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है। इनका संबंध शास्त्रों में विभिन्न देवी देवताओं से बताया गया है। जब नदी, तालाब या फिर समुद्र आदि में हम सिक्का डालते हैं तो ये उसके दैवीय स्वरूप को एक भेंट चढ़ाने का तरीका होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए जल में सिक्के व पूजन सामग्री प्रवाहित करने की प्रथा है। अच्छा, तो ये बात है, पर आपको पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। बल्लू काका अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, और वो क्या है युग बाबू? आपको तो पता ही होगा, प्राचीन काल में तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। तांबा जो है वो जल के शुद्धिकरण में काम आता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से वो पानी शुद्ध हो जाता है। पुराने जमाने में जब लोग तांबे के सिक्के नदी में डालते थे तो सिक्के धरातल में जाकर कई दिनों तक वहां पर जमा रहते थे। इससे तांबे का अंश धीरे धीरे जल में घुलता था, जिससे शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया चलती रहती थी। आज के जमाने में अब तांबे के सिक्के तो नहीं चलते, पर ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। अच्छा, तो ये बात है युग बाबू, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। बल्लू काका और युग धीरे धीरे वापस से नदी पार करने लग जाते हैं। इस तरफ युग के बड़े पापा के घर में युग की बड़ी मम्मी जानकी और उसके भाई की पत्नी रजनी किचन के अंदर खाना बना रही थी। रजनी सब्जी बघारते हुए कहती है, आपको क्या लगता है भाभी, युग आएगा या नहीं आएगा? जानकी झट से रजनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कहती हो रजनी? युग बेटा है इस घर का, और मेरे विराट के गुजर जाने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब उसी का तो है। देखना वो जरूर आएगा। बल्लू काका लेने गए हैं ना उसे, वो युग को अपने साथ लेकर ही आएंगे, मेरा मन कहता है। रजनी हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है भाभी, पर मेरे मन को एक बात खाई जा रही है, और वो ये है कि यदि युग को यहाँ हमारे घर आना ही होता तो वो सीधे आ जाता। उसे वो लाशों वाली क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड कोठी खोलने की क्या जरूरत थी?
आपको पता है ना कितना हंगामा हो रहा है उसको लेकर दोनों गांव में। हाँ रजनी, मुझे सब पता है। उसी के लिए तो आज मीटिंग भी बुलाई गई है। पर तुम्हें तो पता है ना, जब युग छोटा था और अनुराग भैया उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर आए थे, तब से लेकर आज तक हमने भी तो उसकी खबर नहीं ली। कोई रिश्ता ही नहीं रखा उस बेचारे के साथ, तो कैसे आता वो यहाँ पर। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी रिश्ता हमने उनके साथ नहीं रखा या उन्होंने हमारे साथ नहीं रखा। आप भूल गई युग की माँ को। जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, उसे कैसे भूल सकती हूँ रजनी, वही तो सारे फसाद की जड़ थी। न वो होती, ना अनुराग भैया ग्रेवयार्ड कोठी जाते, और ना ये सब होता। अब आप पुरानी बातों को याद करके दिल छोटा मत कीजिए भाभी। सबको पता है वो औरत कैसी थी, आखिर सारा गांव जानता है। जानकी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अरे रजनी जल्दी सब्जी बघार, वरना मसाला जल जाएगा, देख जरा। रजनी चम्मच हिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी मेरा ध्यान है यहाँ पर। जानकी और रजनी आपस में बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर रजनी की बेटी अवोदिता आ जाती है। अवोदिता की उम्र करीब 23 साल की थी। दिखने में वो सुंदर तो थी, पर उसका रंग काला था। अवोदिता किचन के अंदर घुसते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ पर बस खाना ही बनाते रहेंगी या बाहर मेहमानों का स्वागत भी करेंगी? युग जी आ गए हैं। जानकी खुश होते हुए कहती है, क्या कहा अवोदिता बेटी, युग बेटा आ गया? हाँ बुआ, और युग जी बाहर पापा और फूफा जी के पास खड़े हुए हैं। जानकी रजनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल रजनी जल्दी से युग बेटे से मिलने। रजनी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, भाभी आप जाइए ना, मैं ये सब्जी देख कर आती हूँ, वरना ये जल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं ही जाती हूँ। इतना कहकर जानकी वहाँ से जाने लग जाती है। जानकी के पीछे पीछे ही अवोदिता भी जा रही होती है कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे तू कहाँ जा रही है? अवोदिता शर्माते हुए कहती है, युग जी को देखने। रजनी घूरते हुए कहती है, तो इतना शर्मा क्यों रही है, सीधे सीधे बोलना। जानकी अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी वो कहती है, अरे शर्माएगी कैसे नहीं। भूल गई रजनी, बचपन में युग और ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, तो ये अवोदिता अपनी दुल्हन की शादी युग के दूल्हे से और युग अपने दूल्हे की शादी इसकी दुल्हन से कराता था। और जब इन दोनों से पूछते थे कि आपस में शादी करोगे, तो कैसे हाँ हाँ चिल्लाते हुए पूरे घर में घूमते थे। अवोदिता शर्माते हुए कहती है, उस वक्त हम छोटे थे बुआ जी। जानकी कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा, छोटे थे? तो एक बात बता, अभी इतना शर्मा क्यों रही है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता बचपन का प्यार कैसा होता है? भूल मत कि मैं भी कभी तेरी उम्र की थी। चल अब जल्दी मेरे साथ बाहर। इतना कहकर जानकी वहां से चली जाती है। अवोदिता भी किचन के बाहर कदम रखने ही वाली थी कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, 2 मिनट अवोदिता, जरा यहाँ पर आना। अवोदिता चिढ़ते हुए कहती है, क्या है माँ, लगता है आज आप मुझे युग जी से मिलने ही नहीं दोगे। रजनी अवोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहती है, तो ऐसे मिलेगी युग से? अवोदिता अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए कहती है, तो फिर कैसे मिलूं माँ, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही? अच्छी तो तू बचपन से नहीं दिखती है। पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो क्या खा लिया था मैंने, जो मुझे कोयले जैसी बैठी हुई। एक तो लड़की की शादी कराना वैसे ही मुश्किल होता है, ऊपर से काली निकल जाए तो और मुश्किल हो जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर अवोदिता उदास हो जाती है और उसके मन को गहरी ठेस पहुंची थी। अवोदिता सर्वगुण संपन्न लड़की थी, पर अपने काले रंग की वजह से वो हर जगह मार खा जाती थी। कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। कई जगह अवोदिता के रिश्ते की बात चली पर बात नहीं बनी। अवोदिता उदास मन के साथ कहती है, तो क्या करूं माँ? देख, युग शहर से आया है और हो सकता है कि शहर में कोई लड़की उसे पसंद भी हो, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं। हम ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। इससे अच्छा लड़का तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। दौलत शोहरत सब है युग के पास। अवोदिता धीरे से कहती है, मतलब माँ हम युग पर काला जादू करेंगे? हाँ और नहीं तो क्या, काले जादू से ही तो वो तेरे वश में आएगा, ना कि तेरी काली सूरत देखकर। अवोदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, पर माँ मुझे ना शुरू से ही काला जादू वादू ठीक नहीं लगता, और वैसे भी इन सब से कुछ नहीं होता। हमने कितने लड़कों पर काला जादू किया मेरे रिश्ते के लिए, पर कुछ हुआ क्या? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, वो तो इसलिए नहीं हुआ पागल क्योंकि तू ठीक से सच्चे मन से काला जादू नहीं करती, ना ही मंत्रों का सही से जाप करती है, वरना ये काला जादू कभी खाली नहीं जाता, समझी? पर माँ, अवोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी बीच में ही उसे टोकते हुए कहती है, परवर कुछ नहीं। देख, तू ही मुझे सच सच बता, तू युग को पसंद करती है या नहीं? अवोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, पसंद तो करती हूँ माँ,
रजनी झट से कहती है, तो फिर अगर तुझे युग चाहिए तो तुझे काला जादू करना पड़ेगा, उसे अपने वश में करना पड़ेगा, तभी वो तेरे वश में आएगा। अवोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, माँ मुझे युग जी को अपने वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ गार्डन में युग के बड़े पापा दिलीप कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके पीछे युग के मामा सुदेश खड़े हुए थे। युग और बल्लू काका वहीं पर युग के बड़े पापा दिलीप के सामने खड़े थे। युग के बड़े पापा की बहुत बड़ी हवेली थी। उनके पास 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जिस कारण उनका गांव में बहुत मान सम्मान भी था। गांव में जितनी सरपंच की नहीं चलती थी, उससे कहीं ज्यादा दिलीप की चलती थी। दिलीप अपनी मूंछों को ताव देते हुए बल्लू काका से पूछता है, तो यही है वो? बल्लू काका बौखलाहट के साथ कहते हैं, हाँ मालिक, यही है युग बाबू। जैसे ही बल्लू काका इतना कहते हैं, सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे युग बेटा, आ गए तुम, और बताओ कैसे हो? युग सुदेश को देखते हुए धीरे धीरे कहता है, ठीक हूँ मामा जी। दिलीप कहता है, तो तूने ग्रेवयार्ड कोठी क्यों खोली और किसकी इजाजत से खोली? युग कुछ जवाब नहीं देता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका उसके बड़े पापा से बात करने का जरा भी मन नहीं था। सुदेश हंसते हुए कहता है, अरे युग बेटा, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं? बेटा, बड़े जब कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब झट से दे देना चाहिए, इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए, वरना ये संस्कारों के खिलाफ होता है और लोग सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं। युग अपना मुख खोलते हुए कहता है, मामा जी, वो कोठी मेरी थी इसलिए मैंने खोल दी, मुझे मेरी चीज खोलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दिलीप गुस्से से कहता है, वो कोठी इसके नाम हुई तो क्या हुआ? रौंग का मुचा और बंगला मुडा दोनों ही मेरे गांव है और उन पर मेरा हक है। अगर वहां की तुम्हें किसी भी चीज को हाथ लगाना है तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। युग भी गुस्से से कहता है, गांव भले ही मामा जी किसी का भी हो, पर मैं अपनी चीज कभी नहीं छोड़ता। युग दिलीप से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। युग की बातें सुनकर दिलीप समझ जाता है कि युग भी उसके बाप अनुराग की तरह गुस्सैल है, इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है, इससे पूछो इसने दूसरी मंजिल पर जो कमरा था जहाँ वो यक्षिणी कैद थी, उसे खोला तो नहीं? ये सुनकर युग के माथे पर पसीना आने लग जाता है। अभी तक उसे यक्षिणी के बारे में जितनी कहानी सुनाई गई थी, वो सब सच लगने लग गई थी। युग दिलीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता, वो अपने हाथ की मुट्ठी भींचने लग जाता है। सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, युग बेटा बताओ, जीजाजी कुछ पूछ रहे हैं। तुमने वो दूसरी मंजिल का दरवाजा खोला तो नहीं ना, जिस पर बहुत सारे ताबीज बंधे हुए थे? इस तरफ किचन के अंदर जब रजनी अपनी बेटी अमोदिता के मुंह से सुनती है कि वो युग पर काला जादू करने के लिए तैयार है तो वो खुश हो जाती है। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, ये हुई ना बात। सुन, मैं युग के लिए पानी लेकर जाती हूँ, तू जब तक उसे अपने वश में करने के लिए चाय बना। अवोदिता बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहती है, बस मुझे युग जी के लिए चाय बनानी है और वो मेरे वश में आ जाएंगे। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। तुझे चाय कोई ऐसी वैसी नहीं बनानी है, वशीकरण की चाय बनानी है। और वो कैसे बनाते हैं? मेरी बात अब तू ध्यान से सुनना। सबसे पहले तू लौंग और इलायची को अपने शरीर के अंग से लगाकर उसे चाय के अंदर डाल देना। उसके बाद ओम नमः कामाख्या देवी पुरुष में वश कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करना और जहाँ पर पुरुष बोला है वहाँ पर युग का नाम लेना है, समझी? माँ समझ तो गई, पर क्या 108 बार जाप करना जरूरी है? और नहीं तो क्या, इतना आसान थोड़ी होता है ये काला जादू। ये कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र है, बहुत शक्ति होती है इसमें, समझी? जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करती जा और फिर देखना युग कैसे तेरे वश में आता है। अच्छा, अब मैं बाहर जा रही हूँ, तू यहाँ पर चाय बना वरना भाभी को शक होगा। पर माँ 2 मिनट, बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, पापा और फूफा जी भी हैं, अगर चाय पीकर वो लोग मेरे वश में आ गए तो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब